डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करेंगे नवोदय स्कूल का सिक्स क्लास का सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, तभी आप सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। उसके साथ साथ जब भी आप वीडियो को देखना शुरू करें, अपने पास अपनी नोटबुक और पेन जरूर अपने साथ रखें, ताकि क्वेश्चंस को लिख लिख करके हमें प्रैक्टिस करना है और साथ साथ सॉल्व करना है। और जहां भी डाउट लगे आप उस डाउट को मार्क कर सकते हो और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है वैसे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। और हमेशा की तरह मैंने आपको बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, ये एक डिवीजन का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है इफ डिवाइजर इज 51, यानी कि हमें डिवाइजर दिया हुआ है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है 16, रिमाइंडर भी दिया हुआ है, हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड का जो फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, अब डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, ये चीज तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर। डिवीजन इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले तो डिवाइजर, डिवाइजर का मल्टीप्लीकेशन होगा किसमें, क्वोशिएंट में। और साथ में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको प्लस कर देते हैं। ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को मैंने आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको कंप्लीट करिए, देखिए। अब यहां पे डिवाइजर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है। और इसके साथ साथ क्वोशिएंट आपको दिया हुआ है 16। अब 51 का मल्टीप्लीकेशन करिए 16 में और फिर उसके बाद रिमाइंडर को प्लस कर दीजिए। अब देखिए, 51 में आपको मल्टीप्लाई करना है 16 का। अगर आपको 16 की टेबल याद है, अगर आपको 16 की टेबल याद है तो डायरेक्टली आप 16 की टेबल को पढ़ करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि एक बार आप 6 का मल्टीप्लीकेशन करो। देखिए, अब इस मल्टीप्लीकेशन को करने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ ये आएगा कि टेबल जब हम याद करते हैं ना तो मल्टीप्लीकेशन हमसे बहुत फास्ट होता है। देखिए कैसे, अब इसको मैं समझाता हूं कि 51 को आपको मल्टीप्लाई करना है 16 में। 51 का मल्टीप्लीकेशन करना है 16 में। देखिए, 51 का मल्टीप्लाई करना है 16 में। अब 51 का आपको मल्टीप्लाई करना है किसमें, 16 में। अब दोनों ही मल्टीप्लीकेशन को करके बताता हूं। तो पहला मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होगा उसको समझिए। अगर मैं 6 का 1 में मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 6 होगा, और 6 का 5 में करूंगा तो 30 होगा। अब 1 का 1 में करेंगे, यहां पे क्रॉस हो जाएगा, 1 में 1 का करेंगे तो ये 1 और 5 1 जा 5। अब देखिए यहां पे इसका रिजल्ट क्या है, 6 आया, 1 आया और ये 8 आया, 816 आया। ओके, अगर आपको 16 की टेबल याद है तो 16 वन जा क्या होगा, 16, कैरी कितनी हो जाएगी, 1। और 16 फाइव जा 80 होता है, 16 फाइव जा 80 और 80 में 1 को प्लस कर दो, 81। देखा आपने, डायरेक्ट मैंने 16 की टेबल ही पढ़ दी तो भी मेरा आंसर आ चुका है। क्यों, क्योंकि मुझे टेबल याद है। अगर आपको टेबल याद नहीं होगी तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, आपका उसमें टाइम जाएगा। इसीलिए टेबल याद करना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे मैंने आपको समझाया, 816 आ चुका था इसका मल्टीप्लीकेशन, 816 आ चुका है इसका मल्टीप्लीकेशन। अब जो इसका रिमाइंडर वो कितना है, 27 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये 27 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करना है, 6 और 816 को प्लस करोगे किससे, 27 से, तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 और ये सॉरी 7 और 6 13, कैरी कितनी होंगी 1, 2 और ये 1 3 और ये 1 4 हो गया, और ये 843, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, 51 का सबसे पहले तो 16 में मल्टीप्लीकेशन किया,
चूंकि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट होता है, और प्लस जो हमारा रिमाइंडर था 27, इसको प्लस कर दिया और फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करी है मैंने, और आंसर आपका क्या आ गया 843। 843 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन करते टाइम पे अगर आपको टेबल आती है तो डायरेक्टली आप टेबल से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि 51 में 16 का मैंने आपको सिखाया। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 843। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए 2408 क्या लिखा हुआ है, 2408 का मल्टीप्लाई करना है 200 में। कितने का मल्टीप्लाई करना है 200 में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे, पहले 0 0 आप डायरेक्टली 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। 2 4 जा 8 2 जा 16 कैरी 1 और फिर 0 और ये 1 हो गया, और इसके अलावा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो लगा दो, सिंपल। इसका आंसर क्या आएगा 481600। 481600, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहां भी इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जिसमें उनका टाइम बहुत जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि इसमें 200 लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो जीरो का करेंगे, 0 0 0 0, फिर करेंगे 0 0 0, फिर 0। ओके, और फिर उसके बाद वो 2 का करते हैं। उसके बाद वो किसका करते हैं, उसके बाद वो 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहां भी अब क्या करेंगे, अब 2 का करेंगे तो 8 2 जा 16 होगा उनका, फिर कैरी 1, फिर यहाँ पे 1, फिर 8, फिर ये 4। उसके बाद ये करते हैं तो ये देखिए 0 0, फिर उसके बाद ये हो गया 6 इनका, ये 0 है, ओके, और ये 1, फिर 8, फिर 4। अब देख पा रहे हैं इस तरीके से इनका आंसर आ रहा है, यानी कि आंसर तो सेम आएगा लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 जीरो लगा देना है। अब 2 से मल्टीप्लाई करना, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए 2408 है, तो मैं इसको देखिए, जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं नंबर्स पे, फंडामेंटल ऑपरेशंस की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो अब 200 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 100। तो मैंने किया क्या, इस 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 जीरो लगा दिए, ये आंसर आ गया। तो आपको जैसा सुटेबल लगता है, जिस तरीके से आप कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें ना मल्टीपल्स काउंट करने हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे 7 के मल्टीपल 7 होंगे, 14 होंगे, 21 होंगे, 28 होंगे, 35 होंगे, ये सब 7 के मल्टीपल्स हैं। फिर 42 होंगे 7 के मल्टीपल्स। इसी तरीके से आप कह सकते हो 7 7 जा 49 होता है, फिर 56 होता है, इसके अलावा 63 होगा, इसके अलावा 70 होगा। अब ये तो 7 के मल्टीपल हो गए। इसके अलावा अगर 7 मल्टीपल्स की बात करोगे तो अगला मल्टीपल 77 हो जाएगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 के मल्टीपल्स की बात करोगे तो 2, फिर 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, यानी कि मल्टीप्लाई, दैट इज अ मल्टीपल। और फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वे नंबर होते हैं जिसमें उस नंबर का कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। अभी फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर होगा, वहां भी मैं डिस्कशन करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। चलिए, यहां पे हमसे पूछा गया है कि 14 और 77 के बीच 7 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। किसके, 14 और 77। ये देखिए, ये 14 है और ये 77 है। इनके बीच में देखिए ना कितने इसके मल्टीपल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे 8 मल्टीपल हैं। 14 और 77 के बीच 7 के जो मल्टीपल्स हैं वो हैं 8। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी कि मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। देखिए, ये पूरा जो चैप्टर है ना, वो ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किसके, होल नंबर्स के। चलिए, तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर होगा 8। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट जो दी हुई है, आपको पता है यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड क्या होते हैं।
किसी भी नंबर्स में, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3207 लिखा हुआ है, ये इसका यूनिट डिजिट है, ये 10 से, ये आपका 100 है और ये 1000 है। हमें केवल मतलब रखना है यूनिट डिजिट से। किससे? यूनिट डिजिट से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट, व्हाट इज फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो एक चीज ध्यान रखो आप, हमें केवल इसके इकाई के अंक से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो केवल हम इसके लास्ट जो नंबर है ना उनको हम फोकस करेंगे उस पर। तो ये लिखा हुआ है 7 × 2 × 7 × 3। तो 7 × 2 क्या होगा? 14। 7 × 3 क्या हो जाएगा? 21। अब हमें इसके भी केवल लास्ट नंबर से मतलब है, 4 × 1, तो आंसर क्या होगा? 4। हमें केवल यूनिट डिजिट ही फोकस करना है, टेंस डिजिट पे फोकस नहीं करना है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 4 होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। देखिए बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस को हम लिख लिख करके लिखेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम जाएगा। देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई ऑफिसर बन गए, फिर उस टाइम पे क्या करेंगे? आप बोलेंगे मुझे नहीं लिखना है, इस फाइल पे साइन नहीं करना है। यही आलस अगर आपकी रहेगी तो आप अगर एक कल के दिन एक अच्छा ऑफिसर भी बन जाओगे तो क्या होगा? आपकी लिखने की हैबिट नहीं होगी। ओके, तो आपको लिखने की हैबिट हैबिट अभी से डालनी है। और एक और काम आप कर सकते हो, एक अच्छी हैबिट डालो। रात को सोने से पहले ये डिसाइड कर लो कि कल मुझे क्या क्या करना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ना है, किसकी प्रैक्टिस करनी है, कौन सा रिवीजन करना है, मेरे स्कूल का जो सिलेबस है उसमें से मुझे क्या करना है। पूरा एक 5 चीज़ों का टारगेट रखो, मैथ्स में ये पढ़ना है, साइंस में ये पढ़ना है। जब आपको ये पता होता है कि इस सब्जेक्ट में मुझे यही चीज़ पढ़नी है तो आप एग्जैक्टली उसी को पढ़ते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में डे 1 के दिन ही समझा दिया था कि कैसे हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए उसी अकॉर्डिंग हम पूरा चल रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले मैथ्स खत्म होंगे, फिर रीजनिंग, फिर लैंग्वेज टेस्ट हम करेंगे नवोदय में। इसी तरीके से सैनिक स्कूल में भी आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इस पे फोकस करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज। अच्छा, जो प्राइम नंबर्स है ना पहले 10, उसके यूनिट डिजिट का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, और पहले 10 नंबर पे मुझे फोकस करना है। तो पहले 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे आपके? पहले तो आप बताइए क्या होगा? 2 होगा जो खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा 3 होगा जो खुद से डिवाइड होगा, 5 भी खुद से डिवाइड होता है, 7 भी खुद से डिवाइड होता है, 9 खुद से डिवाइड नहीं होता है, वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और 8 आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 6 आपको पता है किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। अब इसके बाद का जो नंबर होगा वो होगा 11, जो खुद से डिवाइड होगा। 13 भी खुद से डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6। अभी हमें 4 और प्राइम नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है स्टार्टिंग के 10, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। इसके अलावा क्या होगा हमारे पास में? क्या 15 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 17 होगा क्या? बिल्कुल होगा, 17 होगा। 19 होगा? बिल्कुल 19 हमारा होगा, 19 भी होगा हमारा। 19 के बाद हमारा क्या 21 होगा? नहीं होगा। 23 होगा क्या? बिल्कुल होगा 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 23 के बाद क्या होगा? 25 नहीं, 27 बिल्कुल भी नहीं, 29। अब हमारे पास ये जो 10 है ना, ये प्राइम नंबर आ चुके हैं। स्टार्टिंग के जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। अब इन प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है इनके यूनिट डिजिट का। तो आप देखिए यहाँ पे तो सिंगल ही नंबर्स हैं, तो ये यूनिट डिजिट तो सेम खुद ही रख रहे हैं। तो आप देखिए क्या होगा? 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 17 में केवल 7 का मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ पे केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे केवल 3 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे तो 3 होगा, 13 नहीं होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे 17 नहीं होगा, केवल 7 का होगा। इसी तरीके से 9 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3, और फिर 9 का मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ भी 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। यानी कि अगर मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि जो हमारे नंबर्स थे, प्राइम नंबर्स, वो हमारे क्या क्या थे उनको सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपको पता चल चुके होंगे वो सारे के सारे नंबर्स। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 2, 3, 5, 7। 7 के बाद से 9 नहीं है, हमारे पास है 11। इसके अलावा 13, 13 के बाद से 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ नंबर मिस हो रहा है क्या? 1 3 5 7 और 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 13 के बाद 15 नहीं है, 17 है, 19 है, 21 नहीं, 23 है। 23 के बाद क्या 26 होगा क्या? बिल्कुल नहीं। 27 भी नहीं, 28 29 होगा। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके 10 प्राइम नंबर हो गए। अब इनके यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट तो 2 खुद ही है। इसके बाद से यहाँ पे 3 है तो ये 3 हो गया। इसके अलावा 5, फिर आपका 7, उसके बाद 9, यानी कि 19 में तो 9 लिखेंगे, सॉरी 11 है यार, वो मैं 9 लिख रहा हूँ, 1 है। फिर उसके बाद ये 3 है, इसके बाद ये 7, फिर उसके बाद 9, फिर 3, उसके बाद फिर 9। 3 2 जा 6, और फिर इसी तरीके से 6 5 जा 30। फिर ये देखिए 7 7 5 जा 35। फिर इसके बाद से 3 1 जा 3, और ये 3 इन तीनों का करेंगे 21 होगा। फिर यहाँ पे करेंगे 27 इंटू फिर 9। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे इन दोनों का यूनिट डिजिट, अब यहाँ पे फिर से यूनिट डिजिट्स को लेते हैं। यहाँ पे 6 लेंगे और यहाँ 5 लेंगे। 6 5 से क्या हो जाएगा? 30 होगा। और यहाँ पे यूनिट डिजिट लेंगे 1 और 7, इसका करेंगे क्या हो जाएगा? 7 होगा। फिर यहाँ पे 9, अच्छा जीरो है यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 और 9। जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जीरो आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। जीरो ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर जीरो हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? जीरो। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर होगा जीरो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। देखिए यहाँ पे ना एक स्टार दिया हुआ है कि स्टार को क्या ऐसा मान देना चाहिए कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 6 9 1 2 स्टार और 20, ये जो नंबर है ना स्टार, यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रख दें कि ये 25 से डिवाइड हो जाए। देखिए 25 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिसका जो नंबर है लास्ट के, वो क्या होना चाहिए? 25 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट्स 25 से डिवाइड होना चाहिए, वही नंबर 25 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्टार का मतलब ब्लैंक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा तो 21 होगा लास्ट का नंबर, जो कि बिल्कुल भी 25 से डिवाइड नहीं होगा। 22 रखूंगा तो भी नहीं होगा, 3 रखूंगा तो 23 होगा, 4 रखूंगा 24 होगा, 5 रखता हूं तो क्या होगा? 25। यानी कि ये नंबर 25 से डिवाइड होगा, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा, यानी कि 5 जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले एग्जाम्स में, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस करा भी रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक पार्क है ना, पार्क, पार्क में आप लोग जाते हो घूमने? बिल्कुल जाते होंगे। अगर आप शहरों में रहते होंगे तो पार्क में जाते होंगे, गांव में रहते होंगे तो बगीचों में जाते होंगे। बिल्कुल। और एक पार्क में है ना 14 रोज बनी हुई हैं, पंक्तियां हैं। इस तरीके से 14 क्या है? पंक्तियां बनी हुई हैं लाइन से। बिल्कुल कितनी है? 14 है। जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से 14 है। और हर लाइन के अंदर 420 कार खड़ी हैं। बताओ कितना बड़ा पार्क है यार? 420, यानी कि यहाँ पे जो कारें हैं ना
यहाँ पे जो कार खड़ी है 1 2 3 4, एक लाइन में 420 कारें खड़ी हैं। तो पार्क में कितनी कारें खड़ी होंगी ये आपको बताना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। एक मान लीजिए कि आपके घर के बाजू में एक छोटा सा पार्क है। क्या छोटा सा पार्क है? और उसमें 14 लाइंस नहीं है, केवल 5 ही लाइंस हैं। कितनी है? केवल 5 लाइंस है। और हर लाइन में केवल 3 कार खड़ी हो रही है। कितनी कार खड़ी हो रही है? 3 कार खड़ी हो रही है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है सर आपने। तो आप मुझे ये बताओ कि टोटल कितनी कारें हो गई? तो आप बोलोगे सर 3, ये और 3 6, और ये हो जाएंगे 9, और ये हो जाएंगे 12, ये होंगे 15। तो आप बोलोगे सर 15 कारें खड़ी हो गई। आपने ये 15 कैसे बताया मुझे? आपने ही तो बताया ना कि सर मेरे घर के बगल में एक छोटा सा पार्क है जिसमें एक लाइन में 3 कारें खड़ी होती हैं। और इसी तरीके से ये आप कह सकते हो कि हमारी सोसाइटी में टोटल 5 रोड्स हैं, और एक रोड्स के अंदर हमारे पास में कितनी कारें खड़ी होती हैं? 3 कारें खड़ी होती हैं। तो टोटल 15 कार खड़ी हो पाएंगी उसके अंदर। अच्छा, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को केवल नंबर चेंज कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो। 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 में। 3 कारें खड़ी हो रही हैं एक रो में, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 15 आ गया। अब नंबर में कुछ भी नहीं है। 14 आपकी लाइन्स हैं, 420 आपकी कारें खड़ी हो रही हैं। कितनी कारें खड़ी हो रही हैं? 420। तो 420 का, ये 3 की जगह पे 420 है कार खड़ी हो रही है। और लाइंस कितनी है? 5 की जगह पे 14, यानी कि 420 में 14 का आपको मल्टीप्लाई करना है। 420 में 14 का मल्टीप्लाई करना है। और आप मुझे बताओ 420 में 14 का मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई यहां भी 2 तरीकों से आप करोगे। पहला तरीका, अगर आपको 14 की डबल याद है तो डायरेक्ट 14 टू जा 28, कैरी हो गई आपकी 2। और 14 फोर जा क्या हो जाता है? 14 फोर जा क्या होता है आप मुझे बताओ? 14 फोर जा क्या होता है आप मुझे बताओ? 56। और 56 में 2 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 58, और जीरो लगा, जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 5880। 5880 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अब इस मल्टीप्लीकेशन को ऐसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे। 420 का, इसीलिए बोलता हूँ बच्चों से कि टेबल याद करना क्यों जरूरी है। आपको समझ आ गया अब टेबल याद करना क्यों जरूरी है? अगर हम याद नहीं करेंगे तो कितना पीछे होंगे। अगर आप पीछे रहना चाहते हो तो अब ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन करोगे कि 4 का जीरो में करेंगे, जीरो आ गया, 4 टू जा 8 हो गया, 4 फोर जा 16 हो गया। फिर 1 का जीरो में करेंगे, यहाँ पे जीरो होगा। 1 का 2 में करेंगे तो ये 2 होगा। फिर 1 का 4 में करेंगे 4 होगा। फिर उसके बाद आप करोगे 0 8 8 5, यही आंसर आएगा। कितना टाइम लग रहा है? एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। टाइम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एग्जामिनेशन, राइट? परीक्षा के अंदर है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहाँ और कैसे टाइम बचा सकते हो ये आपको फोकस करना है, समझना है क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर formed by the digits 0 3 6 7 and 9 without repetition। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। हमारे पास है ना कुछ नंबर दिए हुए हैं। वो कौन से? एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है 0, फिर दिया हुआ है 3, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। इन नंबर्स की मदद से है ना 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। फिर इसी नंबर की मदद से 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। अच्छा ये बताओ, इन नंबर्स की मदद से अगर मुझे बड़े से बड़ा नंबर बनाना होगा तो बड़े नंबर को पहले रखूंगा, उसके बाद 7 रखूंगा, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 0। ये तो हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर आपको फॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैं 0 रखूंगा। अगर 0 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं 0 को पहले रख दिया फिर 3 को, तो ये तो 4 डिजिट का ही नंबर बनेगा। तो अब मुझे क्या करना है? 3 को पहले रखना है, तो 3 पहले रखूंगा ताकि 5 डिजिट का नंबर बन पाए। तो 0, उसके बाद 0 रखूंगा। 0 पहले इसलिए नहीं रख रहा हूं, अगर 0 पहले रखूंगा तो नंबर मेरा कुछ ये होगा 0 3 6 7 9। तो ये 0 आगे रखने का कोई सेंस नहीं होता क्योंकि ये 4 डिजिट का ही नंबर हुआ। मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, इसीलिए मैं 3 के बाद 0 को रख रहा हूं। तो ये 6 होगा, ये 7 और ये 9। अब आपको इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। अब आप इसको माइनस कर दो। 9 7 6 3, 0 में से 9 7 6
30 में से आपको माइनस करना है 30,679। तो क्या होगा आंसर इसका? देखिए मैं आपके सामने माइनस कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। 9797630 में से माइनस करना है 97630 में से माइनस करना है 30679। तो सबसे पहले तो ये हो गया 10, 10 में से 9 गए तो यहाँ पे हो गया 1, 12, 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ बच गया 5, 5 में से 6 गए तो 9, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, 66951, 66951। एक सेकेंड, इसमें कुछ हिंदी वाले यहाँ पे है ना, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है और फिर ये नंबर कुछ गड़बड़ सा आ रहा है। चलिए अगर आप इसको, ये जो है ना हिंदी वाले मीडियम से जो बच्चे हैं उन इस पे फोकस ना करें, क्योंकि ये लग रहा है पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। एक संख्या में 5 से कम है, 7 के गुणा 3 के गुणनखंड संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पे ये लग रहा है कि ऑप्शंस भी गलत होंगे, लेकिन अगर आप इसको माइनस करोगे तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। सिंपल है कि अगर हम यहाँ से 97630 यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 30679, तो माइनस करेंगे तो 30679 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 66951। 66951 इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 66951 इसमें माइनस करने पाएगा 30679 को, 97630। ओके आगे बढ़ते हैं और ये आंसर हमारा गलत है ऑप्शंस में। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखना इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको लगेगा कि आपका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना आपका बिल्कुल दिमाग हिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 को समझने के बाद। और ऐसे क्वेश्चन देते हैं और यही क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन को करके आप एक्स्ट्रा मार्क्स लाते हो और बाकी बच्चे यहीं फेल हो जाते हैं। एक कुएं का जो वाटर लेवल है, अब देखिए कुआं कैसे होता है, कुछ इस तरीके का होता है कुआं, कुछ इस तरीके का कुआं होगा। मान लो ये यार क्या बना रहा हूं मैं, कुआं हो गया ये इस तरीके का। अब ये जो कुआं है ना, कुएं में का जो वाटर लेवल है वो 18 मीटर नीचे है। मतलब मान लीजिए कि वाटर लेवल इसका यहां तक होना चाहिए वाटर लेवल, लेकिन ये क्या हो रहा है 18 मीटर नीचे था। कितना मीटर नीचे है? 18 मीटर नीचे है, मतलब कि यहाँ पे कुछ वाटर लेवल इसका आ चुका है, 18 मीटर नीचे की तरफ है। अब ध्यान देना, बारिश हुई, इसके अंदर पानी पड़ा और इसका जो जल स्तर है, जो वाटर लेवल है वो 3.5 मीटर बढ़ गया। अब ये जो जल स्तर है ना यहाँ पे आ चुका होगा, बढ़ करके थोड़ा सा बढ़ गया होगा। अब ये यहाँ पे आ चुका है, कितना बढ़ गया? 3.5 बढ़ गया। तो आप मुझे ये बताओ कि अब कुएं में पानी का स्तर क्या था, अब उसका वाटर लेवल क्या होगा? इतना ही रह गया है, इतना तो बढ़ गया ना इसका। यानी कि इसमें से मुझे क्या करना होगा, पहले 18 मीटर था अब इसमें माइनस करना होगा। माइनस करना होगा कितना? 3.5, क्योंकि अब बढ़ चुका है। तो पहले 18 मीटर था, अब 3.5 मीटर बढ़ चुका है, तो माइनस करना है 3.5। अब बहुत बार ऐसा होता है कि डेसिमल्स के नंबर को बच्चे माइनस नहीं कर पाते। अब मैं आपको सिखाता हूं कि डेसिमल्स के नंबर को माइनस कैसे करना है। 18 लिखा हुआ है, अब आपको माइनस करना है 3.5, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पॉइंट लिखना है और जीरो रख देना है। पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट रखना है और यहाँ पे रखोगे आप 3 और ये रखोगे 5। हमेशा डेसिमल्स के नंबर को अगर आप माइनस करना चाहते हो पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट रखना है। अगर नंबर्स में पॉइंट नहीं है तो सबसे लास्ट में पॉइंट लगाते हैं। अगर 18 है ना, 18 के में कहीं भी पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट लगा करके जीरो रख दो। 18.0 माइनस करना है 3.5, तो 10 में से 5 गए तो 5, नॉर्मल माइनस करो, ये पॉइंट हो गया। अभी हो गया 7, 7 में से 3 गए तो 4 और ये 1, 14.1। इसका आंसर होगा 14.1। और बहुत सारे बच्चों को पता क्या आ रहा होगा? 21.5। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा उन्होंने, 18 मीटर नीचे था और ये बढ़ गया 3.5 मीटर बढ़ गया। अब क्या कर देते हैं, वो गलती से यहाँ पे प्लस कर देते हैं और प्लस करने पे उनका आंसर आ जाता है 21.5, जो कि गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है, तभी तो आप मेरे स्टूडेंट हो, तभी तो आप द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के परिवार में
शामिल हुए हो। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सिखाया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं कराता मैं, क्वेश्चन को पढ़ना सिखाता हूँ, डायग्राम बना करके समझाना सिखाता हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या कहता है। बाकी बच्चों से आप डिफरेंस कैसे बनोगे, डिफरेंट कैसे रहोगे, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। एक बार समझ में नहीं आ रहा ना, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, फिर समझ नहीं आ रहा ना, फिर से पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे फोकस मत करो, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ करके ही हम अच्छे सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 14.5। देखा आपने, डायरेक्ट इसमें प्लस नहीं करना था, माइनस करना था। क्यों? क्योंकि कुएं का जो वाटर लेवल था वो बढ़ रहा था, और बढ़ रहा था तो हम उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि पहले दिन था। पूछ रहा है पानी का स्तर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि तीन कोई नंबर दिए हुए हैं जिनका गुणनफल 7980 दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। दो नंबर्स के प्रोडक्ट हमें पता है, तीसरे नंबर में फाइंड आउट करना। अभी एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए और पढ़ने में आपको दिक्कत हो तो मैं आप छोटे छोटे नंबर लिया करो। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लो कोई तीन नंबर है और जिनका प्रोडक्ट आपको पता है कि क्या होने वाला है। अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि तीन नंबर हैं और वो नंबर है 2, 3 और 4, राइट। अब इनका जो प्रोडक्ट है ना वो आ रहा है 24। अब समझना मेरी बात ध्यान से, केवल मैं क्वेश्चन के नंबर्स को चेंज कर रहा हूं। 7984 की जगह पे मैं ये बोल रहा हूँ 24। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये बात समझ आएगी ना तो आप हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए, इनका प्रोडक्ट कितना है? 24। अब मैं आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से डिजाइन करता हूं। इन विच प्रोडक्ट्स टू नंबर्स इज 20। अब मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी दो नंबर्स है ना, जैसे मान लो कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, कितना है? कितना है? 6 है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी दो नंबर है ना, जैसे ये दो है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 6 है, तो मुझे ये बताना है कि थर्ड नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि थर्ड नंबर आपका 24 होगा, यानी कि क्वेश्चन में आपको ये समझ आ रहा है कि अगर मुझसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि तीन डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 24 है, आप एक बार की ये भूल जाओ, आप क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि तीन डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 24 है और दो डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन 6 है, तो तीसरा नंबर फाइंड आउट करना है। ऐसे तो आप देख के बता रहे हो 24 है, क्योंकि अभी अब मैंने बताया ना आपको। लेकिन मान लो ये आपको नहीं पता है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 24 को डिवाइड करोगे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24। आंसर आपका 4 आ गया। इसी तरीके से आप ध्यान से समझना, मैंने आपको समझाया था कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, नहीं पता है वो थ्री नंबर्स के प्रोडक्ट्स क्या है, मैंने यहाँ पे तीन नंबर्स अपने दिमाग में फिट कर दिए, मुझे पता नहीं है अभी कि क्या है, और इनका मुझे मल्टीप्लीकेशन पता है, मैंने जो क्वेश्चन बनाया था 24 है। अब मैंने क्या बोला था कि जो दो नंबर है ना उनका मल्टीप्लीकेशन 6 है, मतलब कोई दो नंबर है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 6 है, तो तीसरा नंबर आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे 2 रखा था, 3 रखा था और 4 रखा था, तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। तो मुझे अगर ये थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है तो मैंने इसको डिवाइड किया था तो 4 आ गया था। ठीक इसी तरीके से यही क्वेश्चन मुझे करना है, लेकिन ये नंबर थोड़ा बड़ा है, तो क्या दिक्कत है, डिवाइड ही तो करना है। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए कि तीन नंबरों का गुणनफल इतना है, दो का दिया हुआ है, तो तीसरा संख्या क्या होगी, नंबर क्या होगा, डिवाइड कर दो। तो मुझे क्या करना क्या है? 7980 में डिवाइड करना है 228 का। 7980 को डिवाइड करना है, 7980 को डिवाइड करना है किससे? 228 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करने पे ये 35 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बार में? 35 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अभी भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट कैसे होगा क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। अब मैं डिवाइड करके भी बता देता हूँ आपको। 7980 में डिवाइड कर दो। सॉरी, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, 228 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करूँ, 3 बार में अगर करता हूँ तो ये हो जाएगा 600, 3 8 जा 24, 384 हो जाएगा, यहाँ 684 हो जाएगा, सॉरी। अब जो 684 है इसमें से 798 को माइनस कर देते हैं, 114 हो जाएगा, 114, 8 में से 4 गए तो 4,
9 में से 1 गए तो 8, 7 में से 1 गए तो 6। अब ये जो जीरो है ना ये नीचे आएगा। अब ये 5 बार में जाएगा तो ये जाएगा 1140। 35 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। When -1 is multiplied by itself 100 times। अच्छा देखिए, बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आप आज तक माइनस के बारे में, मैंने आपको अगर स्टार्टिंग से आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया माइनस का मतलब होता है उधार। मैंने वो एग्जांपल भी दिया था किसी वीडियो लेक्चर्स में कि मान लो कि आपके पास 10 रुपए हैं, दुकान पे आप गए, आपको पता चला कि वो चीज़ महंगी हो चुकी है, तो वो क्या हो गया, वो होता है माइनस। और जब आप आगे क्लासेस में जाओगे, 6 में 7 में, तो आपको सिखाया जाएगा कि माइनस में किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो नंबर प्लस हो जाता है। यानी कि -1 में -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा। इसी तरीके से ये बोल रहा है ना कि -1 का 100 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कितने टाइम्स, 100 टाइम। ये 3 बार हो गया। इसी तरीके से वो 100 टाइम्स कितना हो रहा है, 100 टाइम्स हो रहा है। 100 टाइम्स क्या है, एक तरीके का इवन नंबर है। अब जब दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्लस में आंसर आ रहा है, चूंकि 2 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन, अगर 4 टाइम्स करूंगा तो भी इवन आएगा, तो 100 टाइम्स करूंगा तो भी इवन आएगा। यानी कि मेरा जो आंसर आएगा ना वो प्लस का 1 आएगा। तो आंसर क्या होगा, प्लस का 1, क्योंकि 1 में 1 1 1 1 कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, 1 आएगा। ये तो कंफर्म है। लेकिन माइनस प्लस में क्या है, अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस आता है, लेकिन अगर एक बार और माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट माइनस में आएगा। और माइनस और माइनस प्लस होता है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो इवन टाइम्स होगा माइनस की वैल्यू तो प्लस में आएगा, अगर वो ओड टाइम्स होगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा 1। ये तो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने दिमाग के लेवल को थोड़ा सा अप करिए, क्योंकि क्वेश्चन भी अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आपको मजा आने वाला है क्वेश्चन पढ़ करके। एक महिला है, वो 27 सेब खरीदती है ना। यार इतने सारे सेब करेगी क्या घर ले जा करके, मेरे को भी दे देते। एक ये महिला है, 27 सेब खरीद रही है और एक स्टोर में 5 सेब का एक पैकेट है जो कि 25 रुपए में, और एक सेब 6 रुपए में बेचता है। तो कितना पैसा देगी। अब देखिए ध्यान से, एक पैकेट में ना 5, एक पैकेट है, एक पैकेट है, एक पैकेट में, एक पैकेट, एक स्टोर में एक पैकेट में 5 सेब आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। उसको 27 सेब खरीदने हैं। तो अगर वो एक पैकेट में 5 सेब हैं तो उसको कितने पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे, उसको ऐसे 5 पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे। कितने पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे, 5 पैकेट्स खरीदने पड़ेंगे। देखिए बहुत आसानी से डायग्राम्स बना करके मैं आपको समझा रहा हूँ। उसको 5 पैकेट्स तो खरीदने पड़ेंगे, साथ ही साथ 2 उसको अलग से सेब लेने पड़ेंगे, तब जाके उसके 27 सेब होंगे। अब देखिए ये मैंने बता दिया आपको, ये 5 पैकेट्स होंगे। उसको और क्या करना पड़ेगा, 2 सेब अलग से लेने पड़ेंगे। तो ये देखिए 5 5 10 15 20 25, तो 25 सेब तो वो हो गए, और प्लस 2 सेब वो एक्स्ट्रा ले रही है, तो टोटल उसके पास कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। उसको 27 ही सेब एप्पल्स परचेस करना है। तो हमसे पूछा जा रहा है वो कितने पैसे देगी। तो एक पैकेट्स के 25 रुपए, 2 पैकेट्स के कितने हो जाएंगे, 50 रुपए, 3 पैकेट के 75 रुपए, इसी तरीके से 100, फिर 125, अगर 25 रुपये और देगी, और एक सेब के 6 रुपये दे रही है, तो 6 रुपये इस सेब के, 6 रुपये इस सेब के, 12 रुपये ये हो गए। और 12 12 इसमें प्लस कर देंगे 125 में, 125 में अगर 12 को प्लस कर देते हैं तो 137 आंसर होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल समझिए। उसको 27 सेब चाहिए, ये तो क्लियर है आपके दिमाग में, 27 सेब उसको चाहिए। अब एक पैकेट के अंदर 5 सेब हैं, एक पैकेट के अंदर 5 सेब हैं, तो उसे 5 पैकेट्स लेने पड़ेंगे। कितने पैकेट्स लेने पड़ेंगे, 5 पैकेट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि 5 5 से क्या हो जाएगा, 25, और उसको 27 सेब चाहिए तो 2 सेब एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। कितने, 2 सेब एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, तब जाके उसके 27 सेब होंगे। और एक पैकेट की कीमत 25 रुपए है।
एक पैकेट की कीमत कितनी है? 25 रुपये है। एक पैकेट में 25, उसको 5 पैकेट्स लेने पड़ रहे हैं। कितने पैकेट्स लेने पड़ रहे हैं? 5 पैकेट्स लेने पड़ रहे हैं। तो 5 पैकेट्स का दाम कितना हो जाएगा? अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, और प्लस में 2 सेव के वो कितने रुपए हो जाएंगे? 2 सेव का 6 रुपए का एक सेव है, तो 12 रुपए इसके हो जाएंगे। तो आप देखोगे 25 में 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 प्लस 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 137 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे महिला को। अगर वो पैकेट्स नहीं खरीदती है, एक एक सेव खरीदेगी, तो एक सेव 6 रुपए का, तो 6 में मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन हमसे पैकेट्स का भी पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे, और इसका आंसर तो 137 था। अब यहां भी आपको मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन को बार बार पढ़ना सिखाना है मुझे, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ। अगर आप इस क्वेश्चन को है ना 2 बार 3 बार नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, गारंटी कह सकता हूं मैं। 2 से 3 बार तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। काकू, बक्सी और रमन 3 लोग हैं, और तीनों में आपको देखना है किससे किसको ज्यादा नंबर मिले हैं। तो यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। काकू को बक्सी से 7 नंबर कम मिले, अच्छा ठीक है। रमन को काकू से 3 नंबर अधिक मिले, ठीक है। तीनों का टोटल 76 है, तो रमन को कितने नंबर मिले? अब आपको बताना है। क्वेश्चन देखने में काफी अजीब लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, मानता हूं इस बात को। और इस क्वेश्चन को ध्यान से एक एक लाइन पढ़ोगे ना, तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। और बहुत मजा आएगा, आप इस तरीके के और भी क्वेश्चन बना सकते। काकू को बक्सी से, तो काकू को मैं बोल रहा हूं कि बक्सी से 7 नंबर कम मिले हैं। काकू को मुझे नहीं पता कितने नंबर मिले हैं, मैंने ब्लैंक रख दिया। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो मेरा, मुझे नहीं पता काकू को कितने नंबर मिले हैं, बस रमन को काकू से 3 नंबर अधिक मिले हैं। अच्छा, जो रमन है ना, रमन रमन को है ना काकू से 3 नंबर ज्यादा मिले हैं। ये तो बात मैं पढ़ करके समझ पा रहा हूं कि रमन को काकू से 3 नंबर अधिक मिले हैं। अच्छा ठीक है। अब जो काकू है, बक्सी से 7 नंबर उसको कम मिले हैं, यानी कि जो बक्सी है उसको काकू से 7 नंबर ज्यादा मिले होंगे। जैसे मान लो कि बक्सी को मिले हैं, 9 नंबर। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लो बक्सी को मिले हैं 9 नंबर, तो काकू को कितने मिले होंगे? बोल रहे हैं काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी। अगर बक्सी को 9 मार्क्स मिले हैं, तो काकू को उससे 7 मार्क्स कम मिले, यानी कि काकू कितने मिले होंगे? 2 मिले होंगे। अगर बक्सी को 10 नंबर मिले होंगे मान लो, या 9 नंबर मिले होंगे, तो काकू को 2 नंबर मिले होंगे। अगर बक्सी को 10 नंबर मिले होंगे, तो काकू को 3 नंबर मिले होंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है काकू को बक्सी से 7 नंबर कम मिले, ठीक है। यानी कि बक्सी को काकू से 7 नंबर ज्यादा मिले होंगे, और मुझे नहीं पता काकू को कितने नंबर मिले। बस हमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्या? कि काकू जो है ना, काकू को जितने भी नंबर मिले हैं, काकू से रमन को 3 नंबर ज्यादा मिले हैं, बक्सी को 7 नंबर ज्यादा मिले होंगे। ये मुझे क्वेश्चन पढ़ करके समझ आ चुका है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन को समझना आपको पड़ेगा। अगर काकू को कुछ भी नंबर मिले हों, और इन तीनों का जो नंबर है वो 76 है, तो हमें रमन के नंबर को बताना है भाई, कि रमन को कितने नंबर मिले हैं। तीनों का नंबर कितना मिला है? 76 मिला है। कितना मिला है? 76, यानी कि काकू, रमन और बक्सी तीनों के नंबर मिलाकर के 76 हो रहे हैं। काकू, रमन और बक्सी, देखो काकू, रमन और बक्सी तीनों के नंबर मिला के 76 हो रहे हैं। अब एक बात मुझे समझ में आ चुकी है कि काकू को जितने भी नंबर मिले हैं, रमन को अभी मैंने पढ़ा कि रमन को उससे 3 नंबर ज्यादा मिले हैं, और बक्सी को काकू से 7 नंबर ज्यादा मिले हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इन तीनों का तो 76 है, प्लस 7 और 3 ये हो जाएंगे 10।
के 3 बार है तो इसको हम लिख देंगे 3k इक्वल टू 76। 3k यानी काकू के नंबर का 3 टाइम्स, ऐसा समझो। अब ये जो 10 है ना, 10 को अब हम माइनस करेंगे 76 में, क्यों? क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ है। तो 76 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? ये होगा आपके पास में 66। कितने हो जाएंगे? 66। 3k इक्वल टू 66 आपको समझ आ चुका है। 3k इक्वल टू 66 आ चुका है यहाँ पे। 3k इक्वल टू 66 क्या आया हमारे पास में? 3k इक्वल टू 66। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 66/3। और इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि काकू को मिले हैं 22 नंबर। काकू कितने मिले हैं? 22 मार्क्स मिले हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि काकू को तो 22 मिले हैं। अच्छा, तो रमन को कितने मिले होंगे? इससे 3 ज़्यादा मिले हैं, यानी कि 25 मिले होंगे इसको। और इसको कितने मिले होंगे? इसको 7 ज़्यादा मिले हैं। तो आप मुझे बताओ कि 22 में अगर हम 7 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अच्छा, अब इन तीनों को अगर प्लस करते हैं तो क्या 72 आ रहा है? 22, 25, 29, 22 और 25 और 29, इन तीनों को प्लस कर रहे हो तो क्या 76 आ रहा है? चलिए देख लेते हैं। अब मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि इन तीनों का नंबर 26 है। और अभी मैंने जो आंसर्स फाइंड आउट करे हैं उसमें 22 मिले हैं काकू को, रमन को मिले हैं 25, और काकू से 7 मार्क्स ज़्यादा बक्सी को मिले थे, तो 29 ये हो गए। और इन तीनों का जो सम है ना वो 76 हो रहा, देख लो आप। यानी कि क्वेश्चन मेरा बिल्कुल परफेक्ट सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब हमसे पूछा है रमन को कितने, रमन ये बीच वाला रमन है, 25 इज द करेक्ट आंसर। रमन को कितने मिले हैं? 25। तो 25 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्वेश्चन, कि काकू को हमें नहीं पता कितने नंबर मिले हैं, तो काकू को हमने मान लिया, और ये काकू काकू को हमने मान लिया ये के। अब जो रमन है, रमन को काकू से 3 नंबर अधिक मिले हैं, तो काकू से 3 नंबर ज़्यादा हमने कर दिए। और बक्सी को 7 नंबर ज़्यादा मिले हैं काकू से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की पहली लाइन में ही बोल रहा है कि काकू को बक्सी से 7 नंबर कम मिले हैं। अगर काकू को 7 नंबर कम मिले यानी कि बक्सी को ज़्यादा मिले हैं, तभी तो काकू बोल रहा है कि मेरे को 7 नंबर कम मिले हैं। यानी कि बक्सी को काकू से, हम एक पर्सन को पकड़ेंगे काकू, और काकू से ही सबको रिलेट करते हुए आएंगे। काकू को नंबर नहीं पता कितने मिले हैं, रमन को 3 नंबर ज़्यादा मिले हैं, बक्सी को 7 नंबर ज़्यादा मिले हैं, और तीनों को ही अगर प्लस करने पे हमारा 76 आ रहा था। और मैंने आपको प्लस करके बताया था कि के ये हो जा रहा था 3k, और 7 और 3 ये हो जा रहा था 10 इक्वल टू 76। 76 में से 10 को हम माइनस कर रहे थे, इक्वल टू के उस तरफ था, तो यहाँ पे आ जा रहा था 3k प्लस 3k इक्वल टू 66। और फिर k इक्वल टू क्या आ रहा था? 66 में 3 का डिवाइड करने पर 22। तो काकी को मिले हैं 22, रमन को मिले हैं 25, क्योंकि 22 प्लस 3 25, और यहाँ पे 22 प्लस 7 29, और तीनों को प्लस करने पे 76 आ रहा है। रमन का पूछा है तो 25। ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुके हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस करने से आपका जो दिमाग का लेवल है ना अप हो जाएगा। और यही क्वेश्चंस बच्चे छोड़ के जाते हैं, नहीं करते हैं। एक बार समझ में नहीं आ रहा, एक बार वीडियो देखो, फिर समझ में नहीं आ रहा फिर देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछो ना क्वेश्चन, मना किसने किया है। एक परीक्षा के अंदर राम को श्याम से 8 नंबर अधिक मिले हैं, और उसी परीक्षा में राम से 4 नंबर अधिक मिले हैं। अनिल को राम से 4 नंबर अधिक मिले हैं। उन तीनों को मिलाकर के 128 मार्क्स मिले, तो राम के अंक क्या होंगे? अच्छा ठीक है, राम के बारे में हमें नहीं पता, राम के बारे में हमें नहीं पता, तो राम के बारे में नहीं पता तो आप लिख दो ना कि आर मिले हैं नंबर उसको। श्याम जो है ना, श्याम को एक परीक्षा में राम को श्याम से 8 नंबर अधिक मिले हैं। राम को श्याम से 8 नंबर अधिक मिले, यानी कि श्याम को राम से 8 नंबर कम मिले होंगे।
श्याम को राम से 8 नंबर कम मिले होंगे, तभी तो श्याम बोल रहा है कि तभी तो राम, देखो ध्यान से समझो, मैंने राम को सेंटर पॉइंट बना लिया है और राम को श्याम से 8 नंबर अधिक मिले। मान लो कि श्याम के नंबर हैं 2, तो राम के कितने होंगे 10, और तभी तो मैं कंपेयर कर रहा हूं कि राम से श्याम को 8 नंबर कम मिले हैं। श्याम को राम से 8 नंबर कम मिले हैं। क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से मैंने किया है। और उसी परीक्षा में अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले। अच्छा, अनिल भी है, इसको राम से है ना 4 नंबर अधिक मिले हैं। तो ये समझो आप पैटर्न, R, R-8 और R-4, और तीनों का मिलाकर के 128 है, यानी कि R, R-8 और R+4। अब यहाँ पे आया क्या, R क्या है, R है, और प्लस R-8 प्लस R+4 इक्वल टू 128, यही चीज़ है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि R 3 R हो गए, जैसे कि के 3 के वो रहते हैं, और ये 128 जो आपको दिख रहा है ना, 128 में ये जो 8 है, जब हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का 8 हो जाता है, माइनस है तो, और ये 4 जो है जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 होगा। तो आप देखो 128 में 128 और 8 - 4 क्या हो जाएंगे 4, 128 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 132। तो ये 3R की जो वैल्यू है ना वो 132 आ गई। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 132/3। तो आप मुझे बताओ कि 132 को 3 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 3 4 12, 3 4 12, 44 आ गया। यानी कि R की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई 44 आ चुकी है। कितनी आ गई 44 आ गई है। कितनी आ गई है 44 आ चुकी है। और जो तो आप एक उसी परीक्षा में अनिल को तीनों मिलाकर इतने आएंगे, तो राम के कितने अंक होंगे, राम के कितने आएंगे 44 अंक होंगे क्या, ये आपको बताना है। राम को 44 अंक मिले हैं क्या। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे 128 नंबर रखा तो था, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे राम को मिले हैं 44, राम को कितने मिले हैं 44, और इसके अलावा इसको कितने मिले होंगे 44 - 8, यानी कि इसको मिले होंगे 44 - 8 कितने हो जाएंगे 36 श्याम को। और इसके अलावा अनिल अनिल को 4 नंबर अधिक मिले हैं राम से, तो ये 48 हो जाएगा। तो ये इन तीनों को प्लस करके देखो आप कितना आ रहा है, क्या 128 आ रहा है। 44 प्लस 36 प्लस 48, 120 इज करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, राम को कितने अंक मिले, राम को 44 मिले हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 नहीं होगा, 44 इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नहीं होगा इसका, 36 तो श्याम को मिले हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता श्याम को कितने मिले हैं, तो श्याम को तो 36 मिले हैं, और यहाँ पे राम के अंक पूछा है, राम के अंक, तो राम के तो 44 है भाई। कितने 44 है, श्याम के 36 है। श्याम के अगर पूछता तो 36 है, क्योंकि उसको 8 नंबर कम मिले हैं। क्वेश्चन में राम पूछेगा तो 44, श्याम पूछेगा तो 36। तो यहाँ पे अगर श्याम पूछा होता क्वेश्चन में तो 36 राइट आंसर होता। आपको समझ आया ये क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में श्याम को, एक परीक्षा में राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ उसी परीक्षा में श्याम से 8 नंबर अधिक मिले। अब देखिए श्याम से 8 नंबर अधिक मिले, S+8 कर दिया मैंने राम को। अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले। अच्छा, अनिल है कोई, उसको राम से 4 नंबर ज्यादा मिले, R+4 लिख दिया। अब आप समझना, यदि उन तीनों को उस परीक्षा में श्याम को 8 नंबर अधिक मिले हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि श्याम को जो नंबर मिले हैं वो राम से 8 नंबर कम मिले हैं। तभी तो श्याम को अगर नंबर फाइंड आउट करना है तो राम में से राम -8 करेंगे, राम में से 8 नंबर कम होंगे, और राम का हमें नंबर नहीं पता कितने हैं। तो ये जो 3 नंबर है ना, R+4, R-8 और ये, इन तीनों को प्लस करके हमें क्या करना है 128 के बराबर रखना है।
किसके बराबर रखना है, 128 के बराबर रखना है। तो मैंने वही तो करा था कि r+4 प्लस r-8 इक्वल टू 128, यही रखा था। अब r और r ये हो रहे थे 3r। अब ये जो 8 में से 4 को माइनस करोगे, चूंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो ये माइनस का 4 इक्वल टू 128। ये 4 जब दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सो 3r इक्वल टू क्या होगा, 128 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 132। 130, ये 2 और वो 3 और ये 132, 3r। और r की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो 132 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 44 आ गया। यानी कि राम की वैल्यू तो आ गई 44। ये तो आपको समझ आ रहा है करेक्टली। तो 44 में से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। और अगर 44 में से 4 को प्लस कर देंगे तो ये 48 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम से 4 नंबर ज़्यादा मिले यानी कि 48, राम से 8 नंबर कम मिले यानी कि 36। इन तीनों को प्लस करोगे तो 128। राम का पूछेगा तो 44, श्याम का पूछेगा 36, अनिल का पूछेगा 48। यही इसका आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन करके ही आप अपने लेवल को अप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में करण को भावना से 10 अंक अधिक मिले हैं, ईशा को भावना से 5 नंबर कम मिले हैं, तीनों को मिलाकर के 170 मार्क्स। तो ईशा के अंक क्या होंगे? देखिए, भावना को सेंटर में रखते हैं, भावना को सेंटर में रखते हैं, फीलिंग को, भावना को हम इंग्लिश में बोलते हैं फीलिंग, अपनी फीलिंग को सेंटर में रखो। एक परीक्षा में करण को भावना से 10 अंक अधिक मिले, भावना के हमें नहीं पता कितने मार्क्स हैं, भावना को भी रख दिया। करण जो है, करण, करण को भावना से 10 नंबर अधिक मिले तो k+10, सॉरी भावना से 10 नंबर अधिक मिले ना तो b+10। ईशा को भावना से 5 नंबर कम मिले, ईशा को भावना से 5 नंबर कम मिले तो b-5। b मतलब भावना, और तीनों को प्लस करके 170 मार्क्स हो रहे हैं। b+10, b-5। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भावना के नंबर से हमें नहीं पता तो हमने b लिख दिया। करण को भावना से 10 नंबर ज़्यादा मिले यानी कि b+10, और ईशा को भावना से 5 नंबर कम मिले तो b, b+10 और b-5 ये 170 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या कि b और b+10 और b-10 इक्वल टू 170। कितने? 170। आप देख पाओगे क्या, b और b ये हो जाएंगे 3b, 10 में से 5 गए तो ये बचे 5 इक्वल टू 170। तो 3b इक्वल टू 170 में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 165। ये 5 उधर जाएगा तो 165 हो जाएगा। देखिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 165 अपॉन 3, 3 5 जा 15 और फिर 3 5 जा 15। भावना को मिले हैं 55 मार्क्स। इसको सॉल्व करने पे देखिए क्या हो रहा है ना, ये जो 5 है जब इस तरफ आया तो 165 हो गया, और 165 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 55 होगा। तो यहाँ पे भावना को कितने नंबर मिले हैं, भावना को मिले हैं 55। 55 नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, करण को कितने मिले, इसे 10 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं तो 55 में 10 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 55 प्लस 10 तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो करण को कितने मिले हैं, 65, भावना को 55, करण को 65 मिल जाएंगे। और इसमें इसको जो ईशा है इसको 5 नंबर कम मिले भावना से, इसको मिले हैं 50, यानी कि 55 में से 5 को माइनस कर दो तो इसको 50 मार्क्स मिले हैं। पूछा है कि ईसा के कितने मार्क्स हैं, ईसा के 50 हैं, तो आंसर क्या होगा, 50 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये तो हमने 15 क्वेश्चन बहुत ही शानदार करे हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके ज़्यादा मार्क्स आए, जो चैप्टर्स हैं उसमें कॉन्सेप्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपके लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हो। ये है आपके 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जो कि इंग्लिश में है, और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके देता हूँ। ये है आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन। देखिए कहते हैं ना कि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपके अंदर वो इफिशियंसी नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि जो एक एथलीट होता है ना,
4 साल में एक बार ओलंपिक होता है, ओलंपिक गेम्स होते हैं 4 साल में एक बार, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कितनी होती है? अगर एक कोई रेस में पार्टिसिपेट करता है 4 मिनट, आपकी परफॉर्मेंस कितने घंटे की है? 2 घंटे की है एग्जाम्स में। और अगर आपको उस 2 घंटे में अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिस तरीके से एक एथलीट प्रैक्टिस करता है। पर डे वो गेम में पर डे वो दौड़ता है। क्यों? क्योंकि वो 4 साल तक मेहनत करता है, उस 4 सेकेंड्स, 4 4 साल तक वो मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसे 4 मिनट की परफॉर्मेंस अच्छी देनी है ओलंपिक्स में। पर हमें तो 2 घंटे की मेहनत करनी है, और हमारा तो 4 साल भी नहीं है। हमें तो जब हमारे पेपर होंगे तब हमें पेपर देने हैं। तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के हैं जिसको आपको करना है। सॉरी, ये क्वेश्चंस भी आपको करना है। और ये टोटल 8 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, और आई होप कि ये 8 के 8 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करोगे। हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में क्वेश्चंस लिख सकते हो आप। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंटरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट मेंटरशिप मिलेगी, और इसके साथ साथ अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।